पहले नाम बताओ फिर अंदर जाओ। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी, बड़े बड़े वजीरों को शनाख्त करवाना पड़ गई। सईद गनी और दीगर वजीर बिलावल हाउस के बाहर लिस्ट में नाम चेक करवाते रहे। मेहमान हाथों में तहाइफ और गुलदस्ते लिए कतार में लगे रहे। खवातीन कपड़ों से मैचिंग वाले मास्क पहन कर आईं। हम 2 रुपये फिर बख्तावर भुट्टो की शादी और इसमें शिरकत के लिए बिलावल हाउस कराची में मेहमानों की आमद जारी है। खवातीन रहनुमा भी खूब सज धज कर शरीक हो रही हैं और मेहमानों का इस्तकबाल सकाफती रक्स से किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको। इसी पर बात करते हैं। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, ये बताइए बिलावल हाउस में कैसा समा है? जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो इंतहाई मुनफरिद हैं। जी बिल्कुल, 30 सालों के बाद भुट्टो खानदान में खुशियों की खबरें आई हैं। अक्सर हम यहाँ पर जो तमाम बुरी बुरी खबरें होती हैं वो रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर खुशी का दिन है। अगर मेरे अकब में आप देखें तो मेहमानों की एक लंबी लाइन है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आई हुई है और इस खुशी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी का निकाह हो गया है। आज मेहमानों के एजाज़ में रिसेप्शन दिया गया है, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन अरकान, मर्द अरकान आ रहे हैं। सज धज कर इंतहाई तैयार होकर यहाँ पर ये मेहमान पहुँच रहे हैं। हाथों में गिफ्ट लिए ये आ रहे हैं। कुछ ऐसे अरकान भी थे जिनसे हमारी बात हुई तो वो कुछ परेशान भी नजर आए कि बतौर तोहफे पर क्या दें। लिफाफा जो आमतौर पर शादियों में दिया जाता है उनमें कितने पैसे डालें। तो इस तरह के कुछ वज़रा भी थे, कुछ खवातीन अरकान भी थी, वो भी परेशान थी। लेकिन इस वक्त एक अच्छा माहौल यहाँ पर है क्योंकि मेहमानों इंतहाई मखसूस रखे गए थे। 300 से 400 के दरमियान मेहमान यहाँ पर आए हैं। बड़ी तादाद है जो लोगों की वो उन्हें देखने के लिए भी यहाँ पर आई है। कुछ ऐसे जियाले भी हैं जो सिर्फ दीदार करने आए हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि बड़े बड़ों को भी अपना नाम चेक करवाने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो इनके लिए लजीज पकवान तैयार किए गए हैं। बारबेक्यू में मुख्तलिफ किस्म के कबाब, दागा कबाब, इसके अलावा बिरयानी, कोरमा मेहमानों के आगे रखा गया है। मीठे में भी गाजर का हलवा, लौकी, आइसक्रीम इन मेहमानों को खिलाया जाएगा। जो मेहमान बिलावल हाउस में आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी उनका खुद इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमानों से पर्दा पर्दा मिल रहे हैं। दूल्हे राजा जो महमूद चौधरी हैं वो भी बिलावल हाउस के अंदर मौजूद हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी आज यहाँ पर माहौल खुशियों का है, खुशियों का लम्हा है। एक अरसे के बाद बिलावल हाउस में खुशियाँ जिस तरह से संजय आप हमें बता भी रहे हैं इंतजामात के हवाले से, हमने ये देखा कि वजीर भी यहाँ पर लाइन में लगे हैं। तो क्या शनाख्त का कोई मसला है इंतजामात में? क्या इसका पहले से ख्याल नहीं रखा गया? देखें, जो लोगों को कार्ड दिए गए हैं उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो कार्ड अपने साथ ले आएंगे। लिस्ट बनाई गई है, जिनको दावत दी गई है उन वज़ीरों के नाम लिस्ट में चेक किए जाते हैं, उनके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। वज़रा से लेकर बड़े रहनुमा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, उनके भी नाम चेक किए जा रहे हैं। ऐसे एक मिसाल है, एक पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेर रहमान, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की थी गाड़ी साथ लेकर। उन्हें कहा गया कि आप दूसरे रास्ते से आएँ, इस रास्ते से आपको पैदल जाना होगा। तो इस वक्त बिलावल हाउस में खुशियों का लम्हा है, लेकिन बड़े बड़े वज़रा, MPA, अरकान, उनको अपना नाम चेक करवाना पड़ रहा है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ठीक, यानी कि पहले नाम बताना होगा, फिर अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। और इस तकरीब में सजावट से लेके मेन्यू तक और फिर सकाफत तक हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सदा सुखी रहो, खुश रहो, कोई गम करीब न भटके। शादी पर बख्तावर भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं। शिरकत करने वाले मेहमानों ने किन तासुरात का इजहार किया, आइए आपको दिखाते हैं।
और दिल की गहराइयों से बीबी बख्तावर को और महमूद चौधरी साहब को मुबारकबाद देती हूँ शादी की। और दिल की इतनी सारी दुआएं हैं बख्तावर बीबी के लिए, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और ये आबाद जोड़ा रहे। बख्तावर साहबा को गहराई से मुबारकबाद देती हूँ उनकी नई ज़िंदगी के लिए। बड़ी अरसे के बाद एक खुशी भरा मौका आया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी की आज बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी है और हम सब जियालों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। हम सबकी दुआ है अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ नसीब फरमाए, दोनों मियाँ बीवी को, और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं और आई एम श्योर कि वर्ष से इनको देख रही होंगी और मेरी ये दुआ है कि अपनी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। आगे बढ़ते हैं हम मामले की जानिब। ये बात दुरुस्त है कि उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था। वो साबिक वज़ीर आज़म को माली मदद देते थे। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर सईदा आबिदा हुसैन का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम सदर की ज़ेरे निगरानी था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो लाइल्म होते थे। 1990 में मुझे अमेरिका में सफ़ीर वज़ीर आज़म ने नहीं सदर इसहाक ने लगाया था। 18 माह तक अमरीकियों को मसरूफ़ रखने का मिशन दिया गया था। उसामा का हाँ उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, एक वक्त में माली मदद देते थे। मेरा ज्यादा सदर गुलाम इसहाक के साथ रब्ता था। जब मैं जा रही थी अमेरिका तो उन्होंने कहा कि हमें अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने में 18 माह चाहिए, तो तुमने अमेरिकनों को मसरूफ़ गुफ्तगू रखना है 18 माह के लिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि सदर की निगरानी में था, वज़ीर आज़म का उससे कोई ख़ास वास्ता नहीं था, तो इसलिए मेरा ज़्यादा जो था गुफ्तो शुनीद वो सदर के साथ हिदायत करते रहते थे। उनके सफारतकार, उनके सेनेटर, उनके कांग्रेसमैन, लेकिन मेरी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी जो कि खुफिया लोग इस्तेमाल कर सकते थे। 18 महीने में 5 दफ़ा आई थी घर कंसल्टेशंस के लिए, तो फिर मैं उनको मिलती थी। मेरे इल्म में था कि फ़ोन पे बात नहीं करनी, क्योंकि जैसे आपने कहा वो रिकॉर्ड हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर से नहीं इस मौजू पे कभी मिली नहीं मियाँ साहब, तो फिर इसका मतलब है आपको सफ़ीर भी सदर के कहने पे लगाया गया था, मियाँ साहब ने नहीं लगाया? नहीं, सदर की रिकमेंडेशन थी, ट्रस्ट की बात थी। ट्रस्ट यानी वो उनको समझते कुछ नहीं थे? नहीं, उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। खबरों में आगे देखिए, फजलुर रहमान की शिकायत। क्या वाकई नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से फंड्स लिए थे? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आबिदा हुसैन जो कुछ कह रही हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जैसे ही आप पता चलाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं, उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, उसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में किस सियासतदान को फंड्स दिए। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सिफारतकार आबिदा हुसैन ने बता दिया है। उसामा का हाँ उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, माली मदद देते थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तबसरा किया कि आबिदा हुसैन जो कह रही हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने कहा है तो यकीनन उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा। साबिक सिफारतकार शाहिद अमीन ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी उसामा बिन लादेन से फंड्स लेने की तरदीद नहीं की। 80s और 90s में उसामा बिन लादेन के साथ राब्ते को उसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती थी। उन्होंने 9/11 किया और टेररिज्म में शामिल हुए। उसके बाद जो उनके साथ ताल्लुक था जिसका भी था वो काबिल एतराज़ बात। दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब ने कहा कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से इस वादे पर पैसे लेते थे कि वो पाकिस्तान में बेनजीर की शक्ल में औरत की हुकूमत कायम नहीं होने देंगे। मोहतरमा बनी हुई थी तो उनको हटाना था, तो उसमें साजिश में मियाँ साहब शरीक थे। आज तो वो ये कह देते हैं कि जी 72 साल में किसी वजीर आजम को टाइम नहीं पूरा करने दिया, लेकिन हर वजीर आजम के खिलाफ साजिश में अपने अलावा बाकियों की साजिश में वो शरीक रहे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI को फॉरेन फंडिंग केस में फंसाने की कोशिश करने वाले खुद मुश्किल में फंस गए हैं। किसी माली या ठेले वाले के अकाउंट से पैसे निकले तो नैब को क्या मसला है? डिप्टी चेयरमैन सेनेट नई मंतक ले आए। सिंध पर हुक्मरान जमात के रहनुमा ने कराची के ताजरों को खुद अपने शहर के लिए काम करने का मुफ्त मशवरा भी दे दिया। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि वो रिजाइन करें। मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि वो बिजनेसमैन की हैरेसमेंट बंद करें।
नैब पे तनकीद मैं इसलिए कर रहा हूँ, नैब ने अननेसेसरी जो केसेस उनके पास लाए जाते थे, जो बिजनेसमैनों के थे या दूसरे भी थे, वो अननेसेसरी केसेस आप नैब एंटरटेन नहीं कर रहे। इसको आप ये समझते हैं कि मैं कोई चेंबर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर इस मकसद से आप मुझे कहते हैं तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिजनेसमैनों को परेशान ना करें, और बिजनेसमैन का मैं फिर रिपीट करता हूँ, सही केस हो या गलत केस हो, नैब का उससे कोई ताल्लुक नहीं होना। अगर ये ड्राइवर का अकाउंट है और ड्राइवर कहता है मेरा ये अकाउंट नहीं है, फ्रॉड हुआ है, आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, तो आप बिल्कुल उसको पकड़ें, चाहे वो किसी का भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, आप ज़रूर पकड़ें। सियालकोट चेंबर की मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ, एयरपोर्ट बनाना था, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा वाइबल नहीं है, हम एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। इसी तरह उन्होंने वहाँ ड्राई पोर्ट बनाया। इसी तरह आज सियालकोट चेंबर ने एयरलाइन लॉन्च कर दी। आप मेजर प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट के साथ मेजर मुझे प्रपोजल दें, मैं आपको खुद एक्सेप्ट करवा दूँ। आप कहते हैं जी वो झूले वाले का अकाउंट था, वो जी फलाने वाले का अकाउंट था, तो भाई वो जिसका भी अकाउंट था आपका क्या लेना देना उससे? मेरा पॉइंट ये है, आपका क्या लेना देना? तो जो भी गलत केस हो, सही केस हो बिजनेसमैन का, वो नैब को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कराची को डेवलप करना है, ताजरों का काम है, तो हुकूमत टैक्स क्यों लेती है? सलीम मांडवी वाला के मुफ्त मशवरे पर ताजर फट पड़े। कहते हैं सियालकोट कराची से कई गुना छोटा है, दोनों शहरों के टैक्स का मवाजना भी कर लें। पीपल्स पार्टी मशवरे ना दे, कम से कम कराची के हिस्से का फ़ंड ही कराची पर लगा दे। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है कि सियालकोट की पॉपुलेशन कितनी है और कराची की, अगर हम मर्दमशुमारी से फोकस करें तो भी सियालकोट से मेरे ख्याल से कराची की ज़्यादा ही है। 7 टाउन है यहाँ पे इंडस्ट्री के, वहाँ पे 7 टाउन नहीं, वहाँ एक आधा टाउन होगा। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फुकदान है। पाकिस्तान को सियालकोट कितना टैक्स देता है और कराची कितना टैक्स देता है? देखें, हम तो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि जितना हम टैक्स देते हैं आप उतना ही हम पे खर्च कर दें। सियालकोट एक छोटा शहर है और उनका जो साइट लिमिटेड या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो मजबूर हो गए थे जब इनको कुछ नहीं कर तो अपना एयरपोर्ट बनाने की फ़िक्र की। मेन काम ये है कि जो फंड्स मखसूस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइट एरिया के, तो वो तो कम से कम खर्च होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। हमें सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत दोनों हमें सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा करते हैं, सारी सीटें पीपल्स पार्टी को जिता देते हैं। शायद आप लोगों में इतनी आ जाए गैरत कि आप कराची के ऊपर कुछ काम करें। बात सियासी मामलात की, हुकूमत से हमारी जंग और इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है। फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करे कि वो मुल्क पर मुसल्लत मुसीबत की जिम्मेदार है। उनका कहना था कि हम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे लड़ रही है। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को जिम्मेदार तस्लीम करे। मैं ये तो कह सकता हूँ इस वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ? ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर। मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है। तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई। बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं, इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते। क्या गलत को गलत भी ना कहें, अपनों से शिकायत होती है, शिकायत भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ। जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, तो लोगों से डायरेक्ट खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, जमात को तोड़ने के लिए उनको लालचें दें, ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ सही तौर पर कौम के सामने पेश करना। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने सियासी हरीफों पर लफ्जी वार किए। बोले 60 साल में पहले लीडर इमरान खान आए हैं जो न सिर्फ मुल्क लूटने वालों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे बल्कि उन्हें NRO भी नहीं देंगे। फिरदौस आशिक़वान कहती हैं हर माफिया का सिरा जाती उम्रा से जा मिलता है। जिस बाप की बेटी है मरियम सफदर ओदा सरमाया चोर डाकू कब्जा माफिया ही तो हो सकता है।
करप्ट और चोर लंदन में छुप कर बैठे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की सियासी हरीफों पर तनकीद, कहा अपोजिशन कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान वो पहला लीडर है पिछले 60 सालों दे विच जेड़ा इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करेगा। फिरदौस आशिकावान भी हरीफों पर बरस पड़ी, कहा हर माफिया के ताने बाने रायविंड से जा मिलते हैं। चीनी माफिया है, आटा माफिया है, कब्जा माफिया है और आपका कनीज माफिया है। हर माफिया जो है वो जाती उमरा की छतरी में परवान चढ़ता रहा और जाती उमरा के शाही खानदान के तहफ़्फ़ुज़ में वो माफियाज फलते फूलते रहे। फिरदौस आशिकावान ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगा रही है, जिसे मुस्तरद करते हैं। जनाब, रिश्ता 18 साला लड़की का दिखाया, शादी के वक्त 40 साला औरत का हाथ थमा दिया। रहीम यार खान में लड़के वालों के साथ बड़ा धोखा हो गया। बात करेंगे इमरान आसिफ से। इमरान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था सईद अहमद, जिसे जो है पहले जो है 18 साल एक लड़की का रिश्ता दिखाया गया और उसके बाद जो है उसका निकाह 40 साल खातून के साथ कर दिया गया। जब उस खातून को रुखसती के बाद घर लाया गया, उस खातून की वालदा जो है उस दुल्हन का मुंह देखते ही बेहोश हो गई, जिसे जो है अस्पताल मुंतकिल किया। तो इसी का फायदा उठाते हुए दुल्हन ने जो है घर पे हाथ साफ किए और 5 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गई है। अब दूल्हा जो है वो फरियाद कर रहा है कि उसका लूटा हुआ सामान भी वापस दिलाया जाए और जो फोटो में दिखाई गई दुल्हन थी वो भी उसे दिलाई जाए। इमरान आसिफ, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर के कराची में दिल का दौरा पड़ जाने से 7 साला मासूम बच्चा दम तोड़ गया। शाह लतीफ़ टाउन के रिहायशी साहिल की स्कूल में तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसे फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर न हो सका। ताहम अहले खाना मैयत लेकर आबाई गांव रवाना हो गए हैं। बच्चे के हम जमात दोस्त का कहना है कि साहिल बचपन से ही दिल का मरीज़ था, अक्सर बीमार रहता था। चाचू वालों घर के सामने रहते थे, उनके घर पे हम जाते रहते ना, उसलिए पहचानता हूँ। खेलता भी है मेरे साथ। कि अम्मी बोलती थी दिल में सुराख था उसकी। और दुरुस्त मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा लिए जमात इस्लामी ने कराची के 50 मकामात पर धरने दिए। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर की बदहाली की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग पर डाल दी। साथ ही धमकी भी दे डाली। बोले अगर मुतालबात ना माने गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अब धरने सड़क किनारे नहीं बल्कि सड़कों पर देकर रास्ते बंद करेंगे। मुल्क भर में तमाम स्कूल्स 1 फरवरी से खुल जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तालीमी इदारे खुलने के बाद भी कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। प्यारे बच्चों, बैग, किताबें और यूनिफॉर्म तैयार कर लो, क्योंकि कोरोना के बाइस जो तदरीसी अमल रुक गया था उसका आगाज जो होने जा रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि कोरोना के बाइस तालीम का बहुत नुकसान हो चुका, मगर अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे। उधर सिंध के तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल 1 फरवरी से शुरू होगा। सूबाई वजीर तालीम कहते हैं किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। इम्तिहान कब होंगे ये भी बता दिया। 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्जाम्स। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे। सईद गनी का कहना है इम्तिहानात में MCQs का हिस्सा बढ़ा दिया गया है ताकि तलबा पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में हल कर सकें। तो स्कूल खुलने के ऐलान पर वालिदैन तो सारे खुश हैं, लेकिन कई बच्चों को एतराज है। जी हाँ, बच्चों का कहना है कि घर में रहते थे, गेम खेला करते थे, अब मज़े खत्म हो जाएंगे। सारी माएँ बहुत खुश हो रही हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने घर में परेशान कर दिया था सारी माओं को। मैं तो बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि परसों से स्कूल खुल रहे, ताकि बच्चों का एक रूटीन बने। देर से सोना, देर से उठना, फिल्में देखना, अज़ाब हो गई थी ज़िंदगी।
परेशान ही होऊंगा। इतना अच्छा दोस्तों के साथ खेलता था, मेरा पबजी खेलता था। अब स्कूल जाना, पबजी भी बंद हो जाएगा और खेलना भी बंद हो जाएगा दोस्तों के साथ। खुशी बहुत है, लेकिन बस पेपर की भी फुल तैयारी हो गई। यही प्रे कर रहे थे कितने दिनों से कि स्कूल्स खुल जाए। इतना टाइम हो गया, हम स्कूल नहीं गए, इस वजह से खुशी तो है। और बख्तावर की शादी में शरीक मेहमानों ने ड्रेसिंग की खूब तारीफ़ की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी ख़वातीन रहनुमाओं के हमरा मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बिलावल हाउस में खुशियों का लम्हा है। ख़वातीन अरकान भी सज धज कर संवर कर तैयार होकर यहाँ पर आई हैं। हमारे पास पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली हीर सोर मौजूद है। आप ये बताएं, आज बख्तावर ने लिबास कौन सा पहना था? बहुत खूबसूरत प्यारा सूट पहना हुआ था, डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कलर का था। माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। अच्छा, कपड़े के रंग भी बता दे, आपने इतना बता दिया, थोड़ा बता भी दे क्या क्या पहना। देखिए ये उनका इस्तेकाक है कि वो अपनी तस्वीर और वो खुद रिलीज करें। अच्छा, दोनों ने मैचिंग की हुई थी दूल्हा दुल्हन ने। जी बिल्कुल, शर्मिला फारूकी के मुताबिक दूल्हा दुल्हन ने मैचिंग कपड़े आज जो है वो पहने हुए थे और काफ़ी खुश दोनों नजर आ रहे थे। बिलावल हाउस में कई अरसे के बाद खुशियाँ आई हैं, तो जो लोग इस महफिल में शरीक हुए हैं आज उनके चेहरे भी खुशी से खिले उठे हैं। संजय, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए।